हेलो दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित हमारी ईओआरओ एग्जाम की सीरीज में आज फिर से आपके सामने मॉडल पेपर 8वां दोस्तों लेकर आ चुका हूं, जो भाई बहुत ही बेहतरीन, बड़ा गजब और ऑथेंटिक मॉडल पेपर है। यहां से दोस्तों आपके एग्जाम में आपको सीधे सीधे हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, इसमें ऐसा 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट वाले बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में एक रामबाण, एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस मॉडल पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्या बोल रहा है कि किस शैली में चमकीले पीले रंग और दोस्तों लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है? मारवाड़ शैली में, किशनगढ़ शैली में, मेवाड़ शैली में या दोस्तों हाड़ौती शैली में? हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये मेवाड़ शैली का दोस्तों विशेषता है, ध्यान रखना। चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की दोस्तों प्रधानता किस शैली की विशेषता है? मेवाड़ चित्रकला शैली की। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, मेवाड़ चित्रकला शैली के बारे में बात करें तो दोस्तों नोट करना, ये राजस्थान की सबसे प्राचीनतम क्या है? चित्रकला शैली है। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा फैक्ट दोस्तों नोट करना, अगर आपको ऐसा पूछ ले कि श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ है, मैं लिख के बता देता हूं, श्रावण प्रतिक्रमण है ना, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया भाई, श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ है ना, ये ग्रंथ का नाम है दोस्तों। ये दोस्तों किस चित्रकला शैली से संबंधित है? श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ, तो मेवाड़ चित्रकला शैली से ही संबंधित है। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, आप ये भी नोट कर लीजिएगा साथ ही साथ कि दोस्तों चितेरो की ओवेरी दोस्तों है ना, ये दोस्तों ये भी मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है, जिसका निर्माण दोस्तों मेवाड़ के महाराणा दोस्तों जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। ठीक है ना, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछ ले कि मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, तो दोस्तों आपको साहिबदीन एक नाम है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, साहिबदीन का नाम दोस्तों जरूर आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों मेवाड़ चित्रकला शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है। ठीक है ना, एक नाम और आता है दोस्तों, साहिब राम दोस्तों एक नाम और आता है, जो जयपुर चित्रकला शैली का क्या है? चित्रकार है। तो दोस्तों इस साहिबदीन में और साहिब राम में दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना भाई। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको ऐसा पूछ ले कि चौरा पंचशिखा शैली है ना, चौरा पंचशिखा शैली दोस्तों, ये शैली है चौरा पंचशिखा शैली, ये किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो दोस्तों चौरा पंचशिखा शैली है, ये मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। ठीक है ना, इसका उद्गम दोस्तों मेवाड़ चित्रकला शैली में ही हुआ है, चौरा पंचशिखा शैली का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी हाड़ौती चित्रकला शैली की, तो दोस्तों इसके क्या है? इसके दो भाग है दोस्तों। कौन कौन से? एक तो दोस्तों कोटा चित्रकला शैली और एक है दोस्तों बूंदी चित्रकला शैली भाई। ठीक है, बूंदी चित्रकला शैली। देखिए इस बूंदी चित्रकला शैली की क्या विशेषता है? इसमें दोस्तों पशु पक्षियों की चित्रकला के अवशेष मिलते हैं भाई, है ना, पशु पक्षियों की चित्रकला के क्या मिलते हैं दोस्तों? चित्र मिलते हैं इसमें। ठीक है, बूंदी चित्रकला शैली की विशेषता है। कोटा चित्रकला शैली में दोस्तों कंफ्यूजन नहीं होना है, इसमें दोस्तों शिकार के चित्र मिलते हैं। क्या? शिकार के चित्र मिलते हैं दोस्तों, कोटा चित्रकला शैली में देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, अब हम दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं किशनगढ़ चित्रकला शैली की। इसका जो गोल्डन काल है ना, वो दोस्तों किशनगढ़ का शासक था सावंत सिंह। कौन था दोस्तों? सावंत सिंह के शासन काल को दोस्तों किशनगढ़ जो चित्रकला शैली है उसका गोल्डन काल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, बात करें हम इसके प्रसिद्ध चित्रकार की, तो दोस्तों किशनगढ़ चित्रकला शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था निहाल चंद दोस्तों, जिसने दोस्तों किसका चित्र बनाया था? बनी ठनी का चित्र बनाया था दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना, जिसे राजस्थान की मोनालिसा कहते हैं। और दोस्तों नोट करना, किशनगढ़ चित्रकला शैली नारी सौंदर्यकरण के लिए दोस्तों जानी जाती है। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता दोस्तों मेवाड़ चित्रकला शैली में ही देखने को मिलती है। ठीक है भाई, उत्तर नंबर 3 दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? कौन सी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है? ठीक है, मतलब दोस्तों अरब सागर प्रवाह वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी, बनास नदी, लूणी नदी या गंभीरी नदी? तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 3 भाई, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो लूणी नदी है वो दोस्तों अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में ऐसी टोटल 8 नदियां हैं जो दोस्तों अरब सागर प्रवाह वाली नदियां हैं। ठीक है, बाकी की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली और दोस्तों अंतर प्रवाह सागर वाली नदियां हैं। ठीक है ना, इसके अलावा दोस्तों आप इन 8 नदियों को याद कर लेंगे तो दोस्तों बाकी की नदियां आसानी से दोस्तों आप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? नोट करना, सोम नदी, माही नदी, जाखम नदी। ये 3 नदियां तो दोस्तों बहुत ही फेमस नदियां हैं, जिन पर दोस्तों डूंगरपुर के बेणेश्वर नामक स्थान पर प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को दोस्तों नोट करना, माघ पूर्णिमा को दोस्तों माघ पूर्णिमा को बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है, जहां पर दोस्तों जिसे मतलब आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? तो डूंगरपुर के बेणेश्वर नामक स्थान पर बनने वाले मेले को कहा जाता है, जो प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि 3 नदियां तो ये हो गई। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और कौन कौन सी नदियां हैं? तो दोस्तों नोट करना, इसके अलावा साबरमती नदी है ना, साबरमती नदी भी दोस्तों अंतःप्रवाह सागर वाली नदी है। इसके अलावा पश्चिमी बनास नदी दोस्तों, पश्चिमी बनास नदी, यहाँ पर दोस्तों नोट करना, ये देखिए पश्चिमी बनास नदी है ना, ये तो दोस्तों कौन सी नदी है? अरब सागर में गिरने वाली नदी। लेकिन दोस्तों जो
बनास नदी है, ये दोस्तों ध्यान रखना बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वाक्कल नदी है ना, वाक्कल नदी भी दोस्तों क्या है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है दोस्तों। तो ये सब बातें दोस्तों ध्यान रखना, लूणी नदी हमारी हो ही गई, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर देखें दोस्तों, अगर आपको ऐसा पूछ ले, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछ ले कि कौन कौन सी नदियों का उद्गम राज्य के बाहर होता है भाई, है ना, राज्य के बाहर दोस्तों, राज्य के बाहर कौन कौन सी नदियों का दोस्तों उद्गम होता है, ये क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था, ठीक है। तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है। टोटल दोस्तों 6 नदियों का उद्गम दोस्तों राज्य के बाहर होता है हमारे, ठीक है ना। मुख्य 6 नदियों का उद्गम है, कौन कौन सी, चंबा नदी का उद्गम, चंबा नदी का उद्गम दोस्तों मध्य प्रदेश की जनापुआ की पहाड़ी से होता है। इसके अलावा दोस्तों काली सिंध नदी का उद्गम है ना, काली सिंध नदी का उद्गम ये कहाँ से होता है, ये भी दोस्तों मध्य प्रदेश के दोस्तों देवास नामक जगह से दोस्तों इसका उद्गम होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पार्वती पार्वती नदी का उद्गम दोस्तों ये कहाँ से होता है, इसका उद्गम दोस्तों एमपी से होता है, ठीक है। इसके अलावा गंभीरी नदी का उद्गम भी दोस्तों कहाँ से होता है भाई, ये भी एमपी की दोस्तों जावद की पहाड़ी से गंभीरी नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा दोस्तों माही नदी है ना, माही नदी का उद्गम भी दोस्तों कहाँ से होता है, माही नदी का उद्गम भी दोस्तों बाहर से ही होता है, ठीक है। इसके अलावा गग्गर नदी का उद्गम भी दोस्तों बाहर से ही होता है, राज्य के बाहर, मतलब हिमालय की शिवालिक की पहाड़ियों से दोस्तों गग्गर नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तो ये भी दोस्तों राज्य के बाहर होता है। तो इस प्रकार दोस्तों 6 नदियां हैं जिनका राज्य के बाहर दोस्तों उद्गम होता है। तो ये सब बातें भाई ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों हम थोड़ी सी बेसिक बातें कर लेते हैं कि चंबल नदी को दोस्तों राजस्थान की कामधेनु कहते हैं ना, चंबल नदी को क्या कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु नदी भी कहते हैं भाई, कामधेनु नदी। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपको याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए बनास नदी को दोस्तों वन की आशा कहते हैं भाई, है ना, वन की आशा कहते हैं बनास नदी को, ठीक है। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें, एक नदी है बाणगंगा नदी, जिसके किनारे दोस्तों जयपुर में बेराट सभ्यता बसी हुई है। तो बाणगंगा नदी को दोस्तों रुंडित सरिता के नाम से जाना जाता है भाई, इस बात का दोस्तों नोट कर लेना, रुंडित सरिता के नाम से बाणगंगा नदी को जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर हम घग्गर नदी की बात करें, जो आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ी नदी है राजस्थान की, घग्गर नदी है ना, घग्गर नदी, जिसके किनारे दोस्तों हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता बसी हुई है। इसको दोस्तों सोतर नदी के नाम से जाना जाता है, सोतर नदी राजस्थान का शोक भी दोस्तों इसी घग्गर नदी को कहते हैं। तो ये सब बातें दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लूणी नदी की बात करें, लूणी नदी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम दोस्तों अजमेर के नागपाड़ से होता है भाई, है ना, अजमेर के नागपाड़ से दोस्तों लूणी नदी का उद्गम होता है। राजस्थान के 6 जिलों में दोस्तों ये क्या होती है, अपना अफवाह तंत्र बनाती है भाई, ठीक है ना, मतलब 6 जिलों में दोस्तों अपने अपने मतलब जल को दोस्तों छोड़ती है, ठीक है भाई। कौन कौन से, देखिए अजमेर के नागपाड़ से दोस्तों इसका उद्गम होता है, और नागपाड़ से दोस्तों ये कहाँ पर जाती है, ये जाती है दोस्तों नागौर होती हुई दोस्तों जोधपुर में जाती है, फिर जोधपुर से पाली में जाती है, फिर दोस्तों ये जाती है जालोर में, है ना, फिर यहाँ से दोस्तों ये जाती है बाड़मेर से दोस्तों ये कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है लूणी नदी, ठीक है। तो दोस्तों ये था इसका पूरा कंसेप्ट पीछे का, ठीक है भाई। तो दोस्तों अरब सागर में गिरने वाली नदी दोस्तों कौन सी है, लूणी नदी। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 3 भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, गागरोन का किला दोस्तों, गागरोन का किला है वो किन नदियों के संगम स्थल पर भाई स्थित है, ठीक है। काली सिंध और चंबल नदी, आहू और काली सिंध नदी, चंबल और आहू नदी, आहू और निमाज नदी। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर भाई 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आहू और काली सिंध नदी पर दोस्तों गागरोन का किला क्या है, स्थित है। देखिए गागरोन का किला है ना, वो दोस्तों राजस्थान का एक जल दुर्ग भी है, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और राजस्थान में टोटल 3 जल दुर्ग है दोस्तों, कौन कौन से, एक तो गागरोन का किला हो गया, एक हो गया कोसवर्धन दुर्ग है, जिसे कोसवर्धन दुर्ग है ना, कोसवर्धन दुर्ग, दो दोस्तों शेरगढ़ का किला भी कहते हैं, जो हमारे 12 जिले में स्थित है भाई, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों और कौन सा जिला है, कौन सा किला है, तो बेंसरोड का किला, बेंसरोडगढ़ का किला, जिसे दोस्तों राजस्थान का क्या कहते हैं भाई, वेलोर कहते हैं, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये भी एक प्रकार का जल दुर्ग है। और दोस्तों इसके अलावा दोस्तों गागरोन का किला हो ही गया। तो ये 3 जल दुर्ग है दोस्तों हमारे राजस्थान में, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। अगर दोस्तों आपको ऐसा पूछ ले कि ओदक दुर्ग से क्या अभिप्राय है, ओदक दुर्ग से क्या अभिप्राय है, तो दोस्तों ओदक दुर्ग ध्यान रखना, जल दुर्ग को ही ओदक दुर्ग कहते हैं, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ये रीट मुख्य परीक्षा में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था ओदक दुर्ग वाला, ठीक है भाई, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछ ले कि चित्तौड़गढ़ का किला किन नदियों के संगम पर स्थित है भाई, चित्तौड़गढ़ का किला, तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नोट कर लेना। चित्तौड़गढ़ का किला दोस्तों नोट करना दोस्तों, कौन कौन सी नदी के किनारे स्थित है भाई, तो गंभीरी प्लस बेड़स नदी के किनारे,
गंभीरी प्लस बेडस नदी के किनारे दोस्तों, इन दो नदियों के संगम पर क्या है, चित्तौड़गढ़ का किला दोस्तों स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। इस प्रकार दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भाई उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्या बोल रहा है, देखिए राजस्थान के किन जिलों में दोस्तों चंबल नदी है वो बहती है, मतलब चंबल नदी का अफवाह तंत्र कितने जिलों में है, कहने का मतलब इसका यह है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, या दोस्तों कोटा, बूंदी, अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, या दोस्तों कोटा, बूंदी, अलवर, करौली। देखिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर नंबर क्या हो जाएगा, 3 नंबर भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 3 नंबर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्यों, क्योंकि दोस्तों चंबल नदी है राजस्थान के 6 जिलों में दोस्तों अपना अफवाह तंत्र बनाती है, इस बात को दोस्तों नोट कर लेना। देखिए इसका पीछे का कंसेप्ट दोस्तों पूरा हम समझ लेते हैं, इसका पीछे का जो बैकग्राउंड है पूरा समझते हैं, देखिए ठीक है। देखिए जो चंबल नदी है इस क्वेश्चन का आंसर तो दोस्तों उत्तर नंबर 3 हो ही जाएगा। देखिए जो चंबल नदी है उसका उद्गम दोस्तों कहां से होता है भाई, एमपी की जनापाव की पहाड़ी से दोस्तों चंबल नदी का उद्गम होता है, ठीक है। वहां से दोस्तों ये राजस्थान में एंट्री करती है चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ नामक स्थान से। राजस्थान में कहां से एंट्री होती है, चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ नामक स्थान से दोस्तों इसकी राजस्थान में क्या होती है भाई, एंट्री होती है। वहां से दोस्तों आती है कोटा जिले में, कोटा से दोस्तों कहां पे जाती है, कोटा से दोस्तों सीधी जाती है बूंदी में, है ना। बूंदी में दोस्तों, कोटा से बूंदी में जाती है, और बूंदी से दोस्तों कहां पे जाती है, सवाई माधोपुर में भाई, है ना। सवाई माधोपुर में दोस्तों एंट्री होती है उसकी बूंदी में, और सवाई माधोपुर से दोस्तों ये जाती है करौली में जाती है। फिर वहां से दोस्तों धौलपुर में जाती हुई राजस्थान के धौलपुर से होती हुई दोस्तों ये यूपी में एंट्री कर जाती है भाई, है ना। यूपी में एंट्री कर जाती है और दोस्तों यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, मतलब दोस्तों यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी, इस बात का दोस्तों जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, धौलपुर से होती हुई यूपी में एंट्री करके यमुना नदी में। तो दोस्तों ये था इसका पीछे का कंसेप्ट। पूरे 6 जिलों में दोस्तों चंबल नदी क्या बनाती है, अपना दोस्तों अफवाह तंत्र बनाती है भाई, ठीक है। अगर दोस्तों इसके अलावा आपको अगर ऐसा पूछ ले कि जो चंबल नदी है वो दोस्तों राजस्थान में, इस पर दोस्तों ध्यान रखना 3 बांध बने हुए राजस्थान में, और टोटल दोस्तों 4 बांध है, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। कौन कौन सी बांध है दोस्तों इनकी भी हम दोस्तों बात कर लेते हैं, तो नोट कीजिएगा दोस्तों। देखिए एक तो कोटा बैराज है, जिस इस बांध से दोस्तों सिंचाई की जाती है चंबल नदी पर, दोस्तों ध्यान रखना कोटा बैराज बांध से, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों और कौन सा बांध है, इसके अलावा बांध है दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध, है ना। राणा प्रताप सागर बांध है, राणा प्रताप सागर बांध ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों गांधी सागर बांध है ना, गांधी सागर बांध है, गांधी सागर बांध ये कहाँ पर भाई, ये एमपी में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, इसके अलावा इस पर है जवाहर सागर बांध ये भी दोस्तों कोटा में ही स्थित है, ठीक है। तो ये 4 बांध है दोस्तों जो चंबल नदी पर स्थित है, सबसे ज्यादा बांध दोस्तों चंबल नदी पर ही स्थित है, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है भाई। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व करने से ही दोस्तों क्वेश्चन सोल्व नहीं हो जाता, उसका पीछे का कंसेप्ट भी दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि दोस्तों अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो दोस्तों एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो भी दोस्तों आप उस क्वेश्चन को कर दोगे, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन का आसपास का जो बैकग्राउंड है, आसपास का जो बैकग्राउंड होता है वो दोस्तों अगर आपको क्लियर है तो दोस्तों क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक ही कर दोगे। तो भाई यहां पर आपका भाई दोस्तों आपके साथ दोस्तों कंसेप्ट क्लियर कराकर दोस्तों साथ चला रहा है आपको दोस्तों ऐसा 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट शायद ही कोई दोस्तों आपको यूट्यूब पर पूरे यूट्यूब पर दोस्तों प्रोवाइड करता होगा, लेकिन दोस्तों आपका भाई आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। ईओआरओ एग्जाम में दोस्तों देखते हैं जीके से दोस्तों क्वेश्चन कहां पर आते हैं, तो दोस्तों बने रहिएगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, रंग महल स्थित है भाई, है ना। रंग महल दोस्तों कहाँ स्थित है, ये दोस्तों सभ्यता है रंग महल श्रीगंगानगर में, बीकानेर में, चूरू में, दोस्तों हनुमानगढ़ में। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए हनुमानगढ़ में स्थित है रंग महल सभ्यता, और दोस्तों ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है हनुमानगढ़ में, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। इसी घग्गर नदी में, इसी हनुमानगढ़ में दोस्तों कालीबंगा सभ्यता भी स्थित है, जिसका दोस्तों उत्खनन किसने किया था, बीबी लाल और बीके थापर ने किया था, ठीक है भाई। इसके अलावा देखिए दोस्तों हम रंग महल की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों इसके उत्खननकर्ता कौन है ना, इसके उत्खननकर्ता कौन है भाई। उत्खननकर्ता की बात करें तो दोस्तों नोट कर लेना, डॉक्टर हन्ना रीड है। डॉक्टर हन्ना रीड दोस्तों रंग महल सभ्यता क्या है भाई, उत्खनन करता है, इस बात का दोस्तों जरूर ध्यान रखना। वेरी इंपॉर्टेंट सभ्यता दोस्तों ये रंग महल, ठीक है। तो दोस्तों इसके अलावा बीकानेर की बात हुई थी कि बीकानेर में एक सभ्यता पड़ती है सोती सभ्यता। सोती सभ्यता अगर पूछ ले कहाँ पर स्थित है तो दोस्तों बीकानेर में स्थित है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, जिसे दोस्तों कालीबंगा सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है, ठीक है भाई। इस बात का दोस्तों जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोल रहा है, ये बोला है दोस्तों बोराट का पठार है वो दोस्तों किन के मध्य फैला हुआ है भाई। ये क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य, सिरोही जालोर जिले में, या दोस्तों अजमेर जयपुर जिले में, या गंगानगर सिरोही जिले में। हमारे
हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो दोस्तों हमारा कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य का जो पठारी क्षेत्र है उसे दोस्तों बोराट का पठार कहते हैं। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इस पर इसे देखिए दोस्तों कैसे याद रख सकते हो आप, तो केजी से आप दोस्तों इसे आसानी से याद कर सकते हो। केजी मतलब किलोग्राम आता है ना, केजी मतलब कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य का जो पठारी क्षेत्र होता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं भाई, बोराट का पठार कहते हैं, ठीक है। तो उत्तर नंबर 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर हम बात करें राजस्थान के सबसे ऊंचे पठार की, तो दोस्तों ये उड़िया का पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। जो कहां स्थित है भाई, ये सिरोही में स्थित है, सिरोही में स्थित है उड़िया का पठार, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं पठारों से संबंधित है। अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान में लसाड़िया का पठार कहां स्थित है भाई, है ना, एक मिनट सॉरी, राजस्थान में जो ये पठार है लसाड़िया का, ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों उदयपुर में स्थित है। और उदयपुर में दोस्तों जयसमंद झील के किनारे स्थित है। ये बात तो सबको मालूम है कि लसाड़िया का पठार उदयपुर में स्थित है, लेकिन दोस्तों जयसमंद झील के किनारे स्थित है। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए भाई, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि ऊपर माल का पठार भाई, है ना, ऊपर माल का पठार दोस्तों किसके मध्य का पठारी क्षेत्र है, मतलब किन दो स्थानों के मध्य का पठारी क्षेत्र है ऊपर माल का पठार, तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए भैंसरोडगढ़, जो दोस्तों चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। भैंसरोडगढ़ से लेकर दोस्तों और दोस्तों कुंभलगढ़ के मतलब सॉरी भैंसरोडगढ़ से लेकर दोस्तों ये मतलब हमारा जो बिजोलिया है दोस्तों, उसके मध्य का दोस्तों पठारी क्षेत्र है ऊपर माल का पठारी क्षेत्र, ठीक है ना। समझ में आ गया, मतलब कहने का मतलब दोस्तों मेरा यह है कि जो भैंसरोडगढ़ है वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। भैंसरोडगढ़ ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और दोस्तों जो बिजोलिया है ये दोस्तों भीलवाड़ा में स्थित है। इसके मध्य का जो पठारी क्षेत्र है दोस्तों उससे कहते हैं क्या, ऊपर माल का पठार दोस्तों, ऊपर माल का पठार दोस्तों इससे कहते हैं। और दोस्तों कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य का पठारी क्षेत्र बोराट का पठार कहलाता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मेसा का पठार भाई, मेसा का पठार दोस्तों कहाँ स्थित है, जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है, तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ में स्थित है। 620 मीटर दोस्तों मेसा का पठार है। इस बात का दोस्तों जरूर ध्यान रख लेना, ठीक है। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरा कंसेप्ट दोस्तों आपके साथ दोस्तों मैं क्लियर करके चल रहा हूं दोस्तों। ऐसा शायद ही दोस्तों 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट शायद ही कोई दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पर दोस्तों देता होगा, लेकिन दोस्तों आपका भाई आपके साथ खड़ा है ना, टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना भाई कब की गई थी। मारवाड़ यूथ लीग की बात हो रही है। देखिए दोस्तों बहुत ही शानदार पर्सन दोस्तों मारवाड़ यूथ लीग के बारे में दोस्तों बोल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों 1930 को, 1931 को, 1932 को, दोस्तों 1933 को। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1931। उत्तर नंबर 2 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1931 को मतलब 10 मई दोस्तों, पूरी डेट नोट करना, 10 मई दोस्तों 1931 को दोस्तों मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी। किसने की थी भाई, जय नारायण व्यास ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ऐसा पूछ ले कि मीना क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कब हुई थी, है ना, नोट करना, मीना क्षेत्रीय महासभा की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, तो दोस्तों ये हुई थी कब भाई, ये दोस्तों 1931 में ही हुई थी। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया मीना क्षेत्रीय महासभा, इंपोर्टेंट है, से समझ लेना, ठीक है, ठीक है। सॉरी एक मिनट, मीना क्षेत्रीय महासभा नहीं है, मीना क्षेत्रीय महासभा की स्थापना तो दोस्तों 1933 को हुई थी। सॉरी एक मिनट में गलती से बोल दिया, 1933 को हुई थी दोस्तों मीना क्षेत्रीय महासभा की स्थापना। लेकिन दोस्तों जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना पूछ लिया आपको, जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना पूछ ले तो दोस्तों ये हुई थी 1931 को, है ना, 1931 को जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना हुई थी भाई। वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, ठीक है भाई। गलती दोस्तों मेरे से हुई है, मैं दोस्तों तुरंत ही आपको दोस्तों बता देता हूं जहां पर दोस्तों मेरे से गलती हो जाती है, लेकिन दोस्तों मैं गलती करता नहीं हूं, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना कहां पर हुई थी, 1931 को दोस्तों, और मीना क्षेत्रीय महासभा की स्थापना 1933 को हुई थी। ये सब बातें दोस्तों ध्यान रखना। इसके अलावा देखिए दोस्तों और कौन कौन से क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे गए हैं, तो भाई वो भी आप नोट कर लीजिएगा, देखिए, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना भाई कहां पर हुई थी, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी, तो दोस्तों नोट करना 1920 में दोस्तों मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई थी। और दोस्तों किसने की थी, चांदमल सुराणा ने दोस्तों, चांदमल सुराणा ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। इस बात का जरूर ध्यान रखना। अगर आपको राजस्थान सेवा संघ के बारे में पूछ ले ना, राजस्थान सेवा संघ के बारे में दोस्तों अगर आपको एग्जामिनर पूछ ले तो दोस्तों नोट करना 1919 को दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। और दोस्तों कहां पर हुई थी, तो वर्धा में हुई थी। वर्धा कहां पर पड़ता है दोस्तों, तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है वर्धा। इस बात का दोस्तों जरूर ध्यान रखना। और दोस्तों किसने की थी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, तो विजय सिंह फतेह ने की थी, जिसका मूल नाम दोस्तों भूप सिंह गुजर है। विजय सिंह फतेह ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान सेवा संघ को अजमेर कब स्थानांतरित किया गया था, तो 1920 को दोस्तों इसको अजमेर स्थानांतरित किया था। इस बात का दोस्तों आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों दो
दो संस्थाएं मतलब राजनीतिक संस्थाएं दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट और है जो मैं आपको बताना भूल गया, वो भी दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा। एक है वीर भारत सभा, वीर भारत सभा दोस्तों, इसकी स्थापना दोस्तों नोट कीजिएगा कब हुई थी, तो दोस्तों 1910 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी, केसरी सिंह बारठ ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। केसरी सिंह बारठ ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। कहां पर की थी, तो कोटा में की थी भाई, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देश हितैषणी सभा के बारे में देखिए, देश हितैषणी दोस्तों सभा के बारे में देखिए, इसकी स्थापना दोस्तों किसने की थी, तो मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह ने दोस्तों इसकी स्थापना की थी। वही सज्जन सिंह है जिसने दोस्तों मेवाड़ में दोस्तों किसकी स्थापना की थी, इजलास खास की स्थापना की थी भाई, ठीक है। तो इसकी स्थापना देश हितैषणी सभा की स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1877 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, देश हितैषणी सभा की स्थापना। और इसका उद्देश्य क्या था, ये उद्देश्य है ना इसका, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों, सीटी में पूछा गया है और हमारी जो सेकंड ग्रेड एग्जाम लगी थी उसमें दोस्तों इसका उद्देश्य पूछा गया था। तो दोस्तों ध्यान रखना, समाज सुधार दोस्तों, समाज सुधार दोस्तों इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। समाज सुधार में भी दोस्तों अगर आपको डीप पूछ ले तो वैवाहिक समस्याओं को दोस्तों वैवाहिक समस्याओं को दोस्तों सुलझाना, इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है देश हितैषणी सभा का भाई, ठीक है। तो ये सब बातें दोस्तों जरूर ध्यान रखना। इस हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर भाई क्या हो जाएगा, 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 मई को दोस्तों 10 मई 1931 को मारवाड़ यूथ लीग की दोस्तों स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, सन 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है भाई, ठीक है, 994, 1964 या दोस्तों 964, 978 या दोस्तों 1002। देखिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 994 है वो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है, इस बात का ध्यान रखना। और किस जिले का है तो दोस्तों नोट करना, ये डूंगरपुर का दोस्तों लिंगानुपात है, इस बात का दोस्तों जरूर ध्यान रखना। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आपको ऐसा पूछ ले कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों कौन सा है, डूंगरपुर। 994 दोस्तों इसका लिंगानुपात है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ऐसा पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से हैं, तो दोस्तों नोट करना, सबसे पहले डूंगरपुर आएगा, उसके बाद दोस्तों राजसमंद आ जाएगा, है ना, राजसमंद दोस्तों आ जाएगा, फिर आ जाएगा पाली, है ना, फिर कौन सा आएगा, प्रतापगढ़। तो दोस्तों ये इनका अवरोही क्रम है, ये दोस्तों आप नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन कौन से राजस्थान में, तो दोस्तों नोट करना, इनको दोस्तों आप नोट कर लीजिएगा। देखिए न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें हम दोस्तों, न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो दोस्तों उसमें आप नोट कीजिएगा धौलपुर भाई, सबसे पहले आ जाएगा धौलपुर का लिंगानुपात सबसे कम है दोस्तों, 846 दोस्तों धौलपुर का लिंगानुपात है। उसके बाद दोस्तों धौलपुर के बाद आएगा भाई जैसलमेर हमारा, ठीक है, जैसलमेर। धौलपुर के बाद फिर आ जाएगा दोस्तों करौली, फिर आ जाएगा भरतपुर, ठीक है। तो दोस्तों ये था इनका क्या है, अवरोही क्रम है दोस्तों न्यूनतम लिंगानुपात की दृष्टि से, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि 0 से 6 मतलब 0 से 6 आयु वर्ग में दोस्तों, आयु वर्ग का दोस्तों जो लिंगानुपात है राजस्थान में, कुल लिंगानुपात की बात कर रहा हूं वो कितना है, तो दोस्तों 888 है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, बाल लिंगानुपात है, नोट कर लेना 888, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लेना भाई इसको, ठीक है। अगर दोस्तों अगर आपको ऐसा पूछ ले कि सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों बांसवाड़ा है ना, बांसवाड़ा दोस्तों सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला है। और दोस्तों इसका लिंगानुपात कितना है, तो दोस्तों नोट करना 934 दोस्तों, सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला है बांसवाड़ा। न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो भाई झुंझुनू है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, झुंझुनू है ना, न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला जिला है। और दोस्तों सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों नोट कीजिएगा, अगर आपको ऐसा पूछ ले कि राजस्थान का वह जिला जिसमें दोस्तों ग्रामीण लिंगानुपात है ना, ग्रामीण लिंगानुपात दोस्तों क्या है, 1000 से अधिक है, मतलब 1000 से अधिक दोस्तों ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों पाली जिला है, इस बात का दोस्तों जरूर ध्यान रखना, पाली जिला। कहने का मतलब मेरा है कि सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो दोस्तों आपको पाली जिला ही करना है, ठीक है भाई। तो हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो दोस्तों डूंगरपुर का सर्वाधिक लिंगानुपात है, ठीक है, 994, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोला है, मेवात क्षेत्र के प्रमुख संत कौन से है ना, मेवात क्षेत्र के मतलब मेवात क्षेत्र में दोस्तों देखिए कौन कौन से जिले आते हैं, अलवर भरतपुर, ये 2 जिले दोस्तों मेवात क्षेत्र में आते हैं, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, अलवर भरतपुर भाई, ठीक है, ये 2 जिले दोस्तों आते हैं। इसमें देखिए इसके प्रमुख संत कौन से हैं, हरिदास, सुंदरदास, लालदास या दोस्तों नागरीदास। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देखो उत्तर नंबर 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, जो लालदास है वो दोस्तों मेवात क्षेत्र के प्रमुख संत है। क्योंकि दोस्तों इसकी प्रमुख पीठ की बात करें तो दोस्तों अलवर के धौलीधूप ग्राम में है ना, धौलीधूप ग्राम में दोस्तों अलवर में पड़ता है, यहाँ पर दोस्तों इसकी प्रमुख पीठ स्थित है। देखिए लालदास संत है वो दोस्तों जन्म से मुसलमान संत है ना, मुसलमान संत है जन्म से दोस्तों, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। और दोस्तों इस सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये बात भी दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो लालदास संतों के लालदासी संप्रदाय दोस्तों इसका मतलब
प्रसिद्ध है ना, लालदास संप्रदाय का, लालदासी संप्रदाय क्या है, फेमस है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि लालनाथ संत हैं, एक संत है और हैं दोस्तों लालनाथ, जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ये किस संप्रदाय से संबंधित है, तो दोस्तों आपको गलती से लालदासी मत कर देना, लालनाथ की बात हो रही है दोस्तों, ये जसनाथी संप्रदाय के प्रमुख संत है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, जिनकी प्रमुख पीठ कत्यार स्थित बीकानेर में स्थित है, जहां का अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है भाई, ठीक है। तो दोस्तों जसनाथी संप्रदाय से प्रसिद्ध है लालनाथ, और लालदास लालदासी संप्रदाय से, तो इसमें दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना भाई, ठीक है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए सुंदरदास की बात करें, सुंदरदास दोस्तों ध्यान रखना नागा शाखा के प्रवर्तक हैं, नागा शाखा के क्या है, प्रवर्तक है, दादू संप्रदाय की दोस्तों, दादूपंथी संप्रदाय से संबंधित है सुंदरदास, ठीक है। तो इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, में सन 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किन जिलों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का यह है कि न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। देखते हैं, पाली, झुंझुनू, गंगानगर, या झुंझुनू, जालोर, डूंगरपुर, या नागौर, जयपुर, दौसा, या कोटा, अलवर, जोधपुर। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पाली, झुंझुनू, गंगानगर, ठीक है। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो आपको करना है गंगानगर, ठीक है। और इनका अवरोही क्रम पूछ ले कि न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का अवरोही क्रम क्या है, तो आपको 1 नंबर पे करना है गंगानगर, 2 नंबर पे झुंझुनू, 3 नंबर पे पाली आ जाएगा, 4 नंबर पे हमारा आ जाएगा बूंदी, ठीक है। ये आ जाएगा बूंदी। ये हो गया इनका अवरोही क्रम, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का अवरोही क्रम। अगर आपको सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का अवरोही क्रम पूछ ले एग्जामिनर, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आएगा बाड़मेर, नोट करना, बाड़मेर, उसके बाद आएगा हमारा जैसलमेर, जैसलमेर आ जाएगा, बाड़मेर के बाद में जैसलमेर, फिर जोधपुर, जोधपुर, और फिर आ जाएगा सबसे लास्ट में बांसवाड़ा, ये आ जाएगा 4 नंबर पे। ये हो गया इनका क्या, सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिलों का अवरोही क्रम, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक बात और नोट कीजिएगा कि 2001 से 11 के मध्य राजस्थान की कुल दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, तो नोट करना 21.3% है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सब बातें दोस्तों ध्यान रखना। तो इस प्रकार हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन कौन से हैं, गंगानगर, झुंझुनू, पाली और बूंदी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना से संबंधित है, 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अधिकतम कुल जनसंख्या का सही अवरोही क्रम पूछ रहा है। ये फिर से बोल रहा है ना, अवरोही क्रम, मतलब कहने का मतलब यह है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं भाई, जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, या जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, या जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, या दोस्तों जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर, ठीक है। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं, इस बात का ध्यान रखना। अगर आपको न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले पूछ ले तो नोट करना, सबसे पहला जिला आएगा जैसलमेर, जिसमें सबसे कम जनसंख्या है, उसके बाद में आ जाएगा हमारा प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, ठीक है। ये राजस्थान का 33वां जिला है प्रतापगढ़। उसके बाद में आ जाएगा सिरोही, सिरोही, और उसके बाद में आ जाएगा बूंदी। ये दोस्तों राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये पूछ ले कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, वह सर्वाधिक शहरी जनसंख्या और वह न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आपको करना है कोटा, क्योंकि जिसमें सब सर्वाधिक शहरी जनसंख्या होगी तो उसमें सीधी सी बात है कि न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या तो होगी, तो कोटा जिला आ जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको ये पूछ ले कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या व न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आपको करना है डूंगरपुर। इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना भाई, ठीक है। ये सब बातें ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछ ले एग्जामिनर कि राजस्थान के कौन से जिलों में 50% से अधिक शहरी या नगरीय जनसंख्या निवास करती है, तो राजस्थान में से 2 ही जिले हैं, कौन कौन से, जयपुर और कोटा। जयपुर और कोटा 2 जिलों में 50% से अधिक जनसंख्या है, वो शहरी जनसंख्या निवास करते हैं इन 2 जिलों में, ठीक है भाई। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते लेते हैं क्या होगा। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्या बोला है, पाबूजी के बोपों का वाद्य यंत्र है, मतलब पाबूजी के जो बोपे होते हैं उनका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होता है, मोरचंग, अलगोजा, खड़ताल या रावण हत्था। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो रावण हत्था होता है वो पाबूजी के बोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र होता है, इस बात का ध्यान रखना। देखिए रावण हत्था की थोड़ी सी बात करें तो ये दोस्तों आधे कटे नारियल का, किसका, आधे कटे नारियल से बना होता है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात नोट करना, इसमें 9 तार होते हैं, एक प्रकार का तत्व वाद्य यंत्र होता है, इसमें 9 तार होते हैं, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। मोरचंग की बात करें तो मोरचंग दोस्तों एक प्रकार क्या होता है, मोरचंग और ये अलगोजा, ये दोनों ही दोस्तों एक प्रकार के सुशीर वाद्य यंत्र होते हैं, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। सुशीर वाद्य यंत्र जो फूंक देकर बजाए जाते हैं। और मोरचंग को, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मोरचंग को नोट करना, मोरचंग को जूज होरफ वाद्य यंत्र भी कहते हैं।
जूझ होरप वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है मोरचंको। एग्जाम में काफी बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, जूझ होरप किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है, तो मोरचंको कहा जाता है। ठीक है, अलगोजा की बात करें तो हमारा राज्य लोक वाद्य यंत्र है अलगोजा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणमल छंद के रचयिता कौन है भाई। जो रणमल छंद है उसके रचयिता कौन है, नरपति नाहल, श्रीधर व्यास, पद्मनाभ या दोस्तों सुंदरदास। देखिए इस रणमल छंद के रचयिता हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। उत्तर नंबर दोस्तों 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्रीधर व्यास दोस्तों रणमल छंद के क्या है, रचयिता है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों नरपति नाहल है, ये किसके रचयिता है, तो ये बीसल देव रासो के रचयिता है, बीसल देव रासो के रचयिता दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, नरपति नाहल है। ठीक है, पद्मनाभ की बात करें तो ये है दोस्तों कानड़ दे प्रबंध के रचयिता, कानड़ दे प्रबंध के रचयिता है ना, कानड़ दे प्रबंध के रचयिता हैं दोस्तों हमारे पद्मनाभ। ठीक है भाई, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, श्रीधर व्यास रणमल छंद के रचयिता हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए एकीकरण से संबंधित है, मत्स्य संघ के एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन है। राजस्थान के एकीकरण में मत्स्य संघ में कौन सी रियासत शामिल नहीं थी। ये कहने का मतलब है अलवर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। तो सीधी सी बड़ा आसान सा प्रश्न था, सीधी सी बात है, उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सवाई माधोपुर था वो दोस्तों राजस्थान के दूसरे चरण में शामिल किया गया था, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, सवाई माधोपुर उस समय मतलब रियासत नहीं थी, ये बात आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 4 बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। इसके अलावा देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ ले कि मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ था, तो भाई 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। और कहाँ पर किया गया इसका उद्घाटन, तो दोस्तों भरतपुर के लोहागढ़ में, भरतपुर के लोहागढ़ में इसका क्या किया गया था, उद्घाटन किया गया था। तो इसमें 4 रियासतों को शामिल किया गया था, कौन कौन सी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, है ना, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये भरतपुर आ जाएगा सवाई माधोपुर की जगह, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए अगर आपको इसका उद्घाटन करता पूछ ले कि इसका उद्घाटन करता कौन है भाई, है ना, मत्स्य संघ का उद्घाटन करता कौन है, तो आपको करना है एन.वी. गोडगिल। एन.वी. गोडगिल इसका क्या है, उद्घाटन करता है। अगर आपको इसका राज प्रमुख पूछे तो धौलपुर का शासक उदयभान सिंह को इसका राज प्रमुख बनाया गया था भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। और इसका नाम मत्स्य संघ किसकी सिफारिश पर रखा गया था, तो के.एम. मुंशी की सिफारिश पर इसका मत्स्य संघ नाम रखा गया था। जैसा आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे वैसा ही आपको करना है। इसके प्रधानमंत्री की बात करें तो शोभाराम कुमावत इसके प्रधानमंत्री थे। और दोस्तों इसका क्षेत्रफल कितना था, नोट करना, 12,000 वर्ग किलोमीटर, 12,000 वर्ग किलोमीटर मत्स्य संघ का क्षेत्रफल था। इसकी वार्षिक आय अगर आपको पूछ ले तो 184 लाख रुपए, 184 लाख रुपए इसकी क्या थी, वार्षिक आय थी। ठीक है ना, अगर दोस्तों इसकी जनसंख्या पूछ ले कि मत्स्य संघ की जनसंख्या कितनी थी, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ 18.38 लाख इसकी क्या थी, जनसंख्या थी। एक क्वेश्चन मत्स्य संघ से सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल के बारे में, है ना, इसके मंत्रिमंडल में भाई कौन कौन शामिल थे, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। और कर्मचारी चयन बोर्ड का तो फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए देखिए इसके मत्स्य संघ में शामिल थे दोस्तों शोभाराम कुमावत, जुगल किशोर चतुर्वेदी, है ना, जुगल किशोर चतुर्वेदी। इसके अलावा दोस्तों और कौन थे, मास्टर भोलानाथ, गोपीलाल यादव और दोस्तों चिरंजी लाल शर्मा, है ना, चिरंजीवी लाल शर्मा। ये दोस्तों इसके मत्स्य संघ में मंत्रिमंडल में शामिल थे भाई, इस बात का ध्यान रखना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली 4 रियासतों को इनमें शामिल किया गया था 18 मार्च 1948 को। राजस्थान एकीकरण का पहला चरण था, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, क्या बोल रहा है, भीम जी की डूंगरी कहाँ स्थित है भाई। भीम जी की डूंगरी चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में या बेराट में। देखिए भीम जी की डूंगरी, इसके अलावा गणेश डूंगरी, है ना, गणेश डूंगरी, इसके अलावा एक डूंगरी और है बीजक की डूंगरी, बीजक की डूंगरी। ये सब के सब दोस्तों हमारी बेराट सभ्यता में स्थित है। ये बेराट सभ्यता कहाँ है, तो जयपुर में बाणगंगा नदी के किनारे बसी हुई है बेराट सभ्यता, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। जहाँ पर दोस्तों पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था, इसी बेराट सभ्यता में बिताया था, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। और इसी बीजक की पहाड़ी से दोस्तों कैप्टन बरट ने, किसने, कैप्टन बरट ने दोस्तों 1837 ईस्वी में बाबरू शिलालेख की खोज की थी। किसकी, बाबरू शिलालेख की खोज की थी भाई, है ना, इसी कैप्टन बरट ने, इसी बीजक की पहाड़ी से। ये भी बेराट में, इस बात के भी आपको मालूम होना चाहिए। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों किसकी, कि बेराट सभ्यता की उत्खननकर्ता कौन है ना, बेराट सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है। तो इसके उत्खननकर्ता की अगर हम बात करें तो आपको 3 नाम दोस्तों याद रखना है, के.एन.डी। जिंदगी में कभी दोस्तों क्वेश्चन गलत नहीं होगा, के.एन.डी अगर याद कर लिया तो। के का मतलब होगा कैलाश नाथ दीक्षित, एन का मतलब नील रतन बनर्जी और डी का मतलब हो गया दयाराम सानी। ये बेराट सभ्यता क्या थे भाई, उत्खनन करता थे, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों हम बात करें थोड़ी सी भीलवाड़ा में, तो भीलवाड़ा में दोस्तों एक सभ्यता है बागोर सभ्यता, बागोर
बागोर सभ्यता दोस्तों जो कोठारी नदी के किनारे बसी हुई है, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। और इसी कोठारी नदी के किनारे भीलवाड़ा में मेजा बांध बना हुआ है, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखना, बागोर सभ्यता क्या है, भीलवाड़ा में। अगर आपको बागोर की हवेली पूछ ले, बागोर की हवेली पूछ ले कि ये कहाँ स्थित है भाई, बागोर की हवेली, तो ये उदयपुर में करना आपको, न कि भीलवाड़ा में कर देना, ठीक है। ध्यान रखना, बागोर की हवेली उदयपुर में, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर हम बात करें थोड़ी सी, देखिए उदयपुर की, उदयपुर में दोस्तों आहड़ सभ्यता स्थित है, आहड़ सभ्यता। और कौन सी नदी किनारे स्थित है, बेड़च नदी के किनारे स्थित है आहड़ सभ्यता, ठीक है। अगर बेड़च ऑप्शन में नहीं हो तो आपको करना है बनास नदी, ठीक है। बनास नदी के किनारे आहड़ सभ्यता, बेड़च अगर ऑप्शन में नहीं हो तो, ठीक है। और इस बेड़च नदी को ध्यान रखना आयड़ नदी भी कहते हैं, इस बात के दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगर देखें हम थोड़ी सी आहड़ सभ्यता की बात करें तो आहड़ सभ्यता की उत्खननकर्ता कौन है, इसमें भी आपको सिर्फ 3 नाम याद करना है, HRA, HRA, ये 3 नाम दोस्तों याद करना है। एच का मतलब हो गया HD सांकलिया, आर का मतलब हो गया रतन चंद्र अग्रवाल, RC अग्रवाल, और ए का मतलब दोस्तों हो गया इसमें, ए का मतलब क्या हो जाएगा भाई, इसमें ए का मतलब हो जाएगा अक्षय कीर्ति व्यास, ठीक है। तो ये 3 नाम दोस्तों आपको याद करना है। और इस आहड़ सभ्यता को है ना काफी सारे उपनामों से जाना जाता है, ध्यान रखना कौन कौन से उपनामों से, ताम्रवती नगरी के नाम से, ताम्रवती नगरी के नाम से। इसमें काफी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, काफी सारे स्टूडेंट, देखिए ताम्रवती नगरी के नाम से आहड़ सभ्यता को जाना जाता है, लेकिन ताम्र जननी सभ्यता किसे कहते हैं, गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। और ताम्र संचयी सभ्यता भी गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं, ताम्र संचयी सभ्यता भी गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं, लेकिन ताम्रवती नगरी आहड़ सभ्यता को कहते हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना भाई, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों आहड़ सभ्यता को और किस किस नाम से जाना जाता है, आहड़ सभ्यता को तो नोट करना। इसके अलावा आहड़ सभ्यता को आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है, आघाटपुर के नाम से जाना जाता है, दुर्तुल घाट के नाम से भी आहड़ सभ्यता को जाना जाता है ना। इसके अलावा दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है, तो और दोस्तों बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है, ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति के नाम से जाना जाता है, ब्लैक एंड रेड बियर संस्कृति के नाम से भी इसको जाना जाता है, इस बात का ध्यान रखना आहड़ सभ्यता को, ठीक है। तो दोस्तों हमारे इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 4 भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बेराट में स्थित है भीम जी की डूंगरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेजाजी किसके देवता के रूप में पूजे जाते हैं भाई, है ना। गायों के देवता के रूप में, भेड़ों के देवता के रूप में, घोड़ों के देवता के रूप में, या ऊंटों के देवता के रूप में। देखिए दोस्तों राजस्थान में ऐसे 3 ही लोग देवता हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति गायों को बचाते हुए दी थी, है ना। गायों को बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी, वो कौन कौन से हैं आपको याद करना है, PGT, पाबूजी, गोगाजी और तेजाजी। इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान के कौन से लोग देवता जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति गायों को बचाते हुए दी थी, तो आपको ये PGT याद रखना है, पाबूजी, गोगाजी, तेजाजी, ठीक है। इसमें आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है भाई। इसके अलावा देखिए हम तेजाजी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तेजाजी का जन्म दोस्तों खड़नाल नागौर में हुआ था। जन्म कहाँ पे हुआ इसका, खड़नाल नागौर में, खड़नाल नागौर में इसका। तेजाजी को काला बाला का देवता भी कहते हैं भाई, किस नाम से जाना जाता है तेजाजी को, काला बाला का देवता, काला बाला का देवता कहते हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। और अगर इसकी पत्नी का नाम की बात करें तो पेमल दे दोस्तों इसकी पत्नी का नाम है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और इसका मुख्य मंदिर कहाँ है, तो अजमेर के सुरसुरा धाम, एक सुरसुरा धाम है अजमेर में, वहाँ पर तेजाजी का मुख्य स्थल है। और अगर इसकी ससुराल की बात करें तो ससुराल है तेजाजी का पनेर में, है ना। ये एग्जाम में पूछा गया है ससुराल कहाँ पे तेजाजी का, तो पनेर में ससुराल है। अगर दोस्तों इसके मेले की बात करें, तेजाजी का मेला कहाँ पर पड़ता है भाई, मेला तेजाजी का, तो मेला बताया दोस्तों भाद्रपद शुक्ला दशमी को, है ना, भाद्रपद शुक्ला दशमी को दोस्तों तेजाजी का मेला बताया। और कहां पर बढ़ता है दोस्तों, तो पर्वतसर नागौर में भाई इसका मेला बताया, पर्वत सर नागौर में दोस्तों तेजाजी का मेला बढ़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सब पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सीतावाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है भाई, सीतावाड़ी का जो मेला है वो कहाँ आयोजित किया जाता है, राजस्थान में कोटा में नहीं किया जाता है, बूंदी में नहीं किया जाता है, ब्यावर में नहीं किया जाता है, अजमेर में नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन दोस्तों आरपीएससी द्वारा दोस्तों डिलीट किया गया, क्योंकि सीतावाड़ी का मेला ध्यान रखना राजस्थान के 12 जिले के दोस्तों, राजस्थान के 12 जिले के केलवाड़ा में आयोजित होता है, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए भाई, ठीक है। जिसे दोस्तों सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा, मतलब सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है सीतावाड़ी के मेले को, इस बात का ध्यान रखना। और इस सहरिया जनजाति का मेला होता है दोस्तों, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए सहरिया जनजाति सबसे ज्यादा 12 जिले में पाई जाती है, 12 में दोस्तों शाहाबाद और किशनगंज ये 2 तहसीलें हैं दोस्तों 12 की, इनमें दोस्तों सर्वाधिक सहरिया जनजाति पाई जाती है, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा भाई, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों हम बात करें किसकी, कि दोस्तों
अजमेर में कौन सा मेला बढ़ता है? अजमेर में दोस्तों लालिया कालिया का मेला बढ़ता है भाई, लालिया कालिया का मेला बढ़ता है। ये क्वेश्चन पटवारी में पूछा गया था, अजमेर में है ना। ब्यावर में कौन सा मेला बढ़ता है? ब्यावर में दोस्तों बादशाह का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है, बादशाह का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। बूंदी की बात करें तो बूंदी की दोस्तों हमारी कजली तीज प्रसिद्ध है ना, कजली तीज ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बूंदी की प्रसिद्ध है। कोटा में दोस्तों कौन सा मेला बढ़ता है? कोटा में तो हमारा दशहरा का मेला बढ़ता है, दशहरा, ये दोस्तों कोटा का प्रसिद्ध है दशहरा का मेला, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर नंबर क्या 12 हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों डिलीट किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है, सब श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिनों तक मनाया जाता है? श्रावण माह में 8 दिन तक, भाद्रपद माह में 8 दिन तक, श्रावण माह में 7 दिन तक, या दोस्तों भाद्रपद माह में 7 दिन तक। दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर बी भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भाद्रपद महीने में दोस्तों 8 दिन तक मनाया जाता है पर्युषण पर्व। दोस्तों पर्युषण पर्व दोस्तों ध्यान रखना श्वेतांबर जैनों का क्या है? प्रसिद्ध त्योहार है, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो भाई उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, देखिए राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार जो वनस्पति है वो दोस्तों कहाँ पाई जाती है? कोटा में, अलवर में, माउंट आबू में, दोस्तों समस्त अरावली पर्वत में। देखिए उपोष्ण जो कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति है ना वो दोस्तों राजस्थान में केवल एक ही जिले में पाई जाती है, वो है दोस्तों सिरोही। और सिरोही के दोस्तों माउंट आबू में दोस्तों ध्यान रखना सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, और जिसमें आपको एक नाम ध्यान रखना है जहां पर दोस्तों उपोष्ण देखने को आपको मिल जाए ना, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, वहां पर दोस्तों आपको सिरोही ही करना है। और उसी जलवायु में दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, सबके सब दोस्तों सिरोही में ही पाए जाते हैं उपोषण वाले, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 3 भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलवर की बात करें तो अलवर में दोस्तों सागवान का नाम आ गया। अलवर में दोस्तों किसके वन पाए जाते हैं? अलवर में सालर के वन पाए जाते हैं, सालर वन कहाँ पाए जाते हैं? अलवर में पाए जाते हैं। कोटा की बात करें तो कोटा में दोस्तों मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं, है ना, मिश्रित पतझड़ वन पाए जाते हैं कोटा में, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम दोस्तों उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया, उपोषण पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? भाई उपोषण पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? ये भी दोस्तों सिरोही में पाए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिरोही माउंट आबू में, है ना। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जहां पर आपको उपोषण देखने को मिल जाए ना वहां पर दोस्तों आपको सिरोही या माउंट आबू टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोला है, हाथों पर मेहंदी की मांडनों में लहरिया और गेवर के मांडे जाते हैं ना। गेवर कहाँ मांडे जाते हैं? मतलब हाथों पर जो मेहंदी के मांडने होते हैं ना, लहरिया और गेवर मांडे जाते हैं दीपावली के पर्व पर, होली पर, गणगौर पर, तीज पर। देखिए दोस्तों ये तीज और गणगौर दोनों पर मांडे जाते हैं, इसलिए आरपीएससी द्वारा ये क्वेश्चन भी क्या किया गया है? डिलीट किया गया है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम दोस्तों तीज की बात करें तो तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और दोस्तों तीज कब मनाई जाती है? तो तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ला तृतीया को, है ना, श्रावण शुक्ला तृतीया को दोस्तों तीज मनाई जाती है, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। गणगौर कब मनाई जाती है? तो चैत्र शुक्ला तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। और गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये नाथद्वारा की प्रसिद्ध है गुलाबी गणगौर, इस बात का ध्यान रखना। और जो चैत्र शुक्ला पंचमी को मनाई जाती है गुलाबी गणगौर नाथद्वारा की, ठीक है। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि बिना ईसर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर की प्रसिद्ध है, इस बात का भाई आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बूंदी की प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार दोस्तों एक क्वेश्चन डिलीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर, दोस्तों साक्षरता दर सर्वाधिक है? भाई किस जिले की है? जयपुर की, झुंझुनू की, कोटा की, दोस्तों अलवर की। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर नंबर क्या हो जाएगा भाई, इसमें 3 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोटा की दोस्तों सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, और कितनी है दोस्तों? तो नोट करना 76.6% दोस्तों कोटा की सर्वाधिक साक्षरता दर है। अगर दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं भाई, है ना, मतलब इनका अवरोही क्रम पूछ ले तो सबसे पहले आएगा कोटा, फिर उसके बाद में आ जाएगा हमारा झुंझुनू, है ना, झुंझुनू, और 3 नंबर पे आ जाएगा सीकर, फिर दोस्तों 4 नंबर पे आ जाएगा कौन सा, सबसे पहले आएगा कोटा, फिर उसके बाद आएगा जयपुर को तो मैं भूल ही गया, है ना, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, फिर आ जाएगा दोस्तों अलवर, है ना। ये 5 जिलों का दोस्तों ध्यान रखना आप, जिनमें दोस्तों साक्षरता की दर से दोस्तों इनका अवरोही क्रम है भाई, ठीक है। अगर आपको न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले पूछ ले दोस्तों ध्यान रखना, तो कौन सा आएगा? जालोर में दोस्तों सबसे कम साक्षरता दर है, और उसके बाद दोस्तों सिरोही आ जाएगा। सिरोही में दोस्तों ध्यान रखना कौन सी जनजाति पाई जाती है? सिरोही में दोस्तों सहरिया जनजाति, सहरिया का नाम है ग्रासिया जनजाति सबसे ज्यादा सिरोही में पाई जाती है। और सिरोही में दोस्तों ग्रासिया जनजाति संबंधित एक संस्था है दोस्तों हेलरू,
ये हेलरू संस्था दोस्तों कहाँ पर स्थित है, इस सिरोही में स्थित है, जो ग्राह्य जनजाति से संबंधित है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, सिरोही के अलावा दोस्तों फिर आ जाएगा प्रतापगढ़, 3 नंबर पे कौन सा आ जाएगा, प्रतापगढ़। फिर 4 नंबर पे आ जाएगा भाई बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। ठीक है, तो ये दोस्तों 4 नंबर पे आ जाएगा। तो ये हो गया न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले। ठीक है, अगर आपको राजस्थान की कुल साक्षरता दर पूछे तो दोस्तों 66.1% राजस्थान की कुल साक्षरता दर है। अगर महिला साक्षरता दर की बात करें, महिला साक्षरता दर कितनी है राजस्थान में, तो 52.1% दोस्तों महिला साक्षरता दर है। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या बोल रहा है, बनास बेसिन का दोस्तों विस्तार कहाँ है ना। देखिए, टोंक और सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर जयपुर में, जयपुर दौसा में, टोंक जयपुर में। देखिए दोस्तों, वैसे तो बनास बेसिन का विस्तार है वो 2 जिलों में है, टोंक प्लस भीलवाड़ा में, है ना, टोंक प्लस भीलवाड़ा। भीलवाड़ा दोस्तों ऑप्शन में नहीं होने के कारण इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, टोंक और सवाई माधोपुर में। ठीक है, देखिए बनास बेसिन है वो दोस्तों राजस्थान के किस भौतिक विभाग का दोस्तों भाग है, बनास बेसिन। तो दोस्तों ध्यान रखना, बनास बेसिन राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का दोस्तों हिस्सा है बनास बेसिन। ठीक है, राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश है ना, मैदानी प्रदेश। इसमें दोस्तों कितने बेसिन पाए जाते हैं, ये दोस्तों 3 भागों में विभाजित है, ध्यान रखना। एक तो बनास बेसिन में, इसके अलावा दोस्तों एक चंबल बेसिन आ जाएगा इसमें, चंबल बेसिन, और एक आ जाएगा 56 का बेसिन, 56 का बेसिन। ठीक है, तो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश 3 भागों में विभाजित है, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। देखिए बनास बेसिन की हम बात करें तो बनास बेसिन में दोस्तों ध्यान रखना, बनास बेसिन की बात करें तो राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश का हिस्सा है। और इसी बनास बेसिन में ध्यान रखना दोस्तों, मालपुरा करौली का मैदान, काफी बड़े एग्जाम में पूछा गया है, मालपुरा करौली का मैदान दोस्तों किस बेसिन में स्थित है, तो बनास बेसिन में स्थित है, बहुत ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। इसमें देखिए हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी 56 के बेसिन की, है ना, 56 के बेसिन की बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये पूरी मैदानी प्रदेश का हिस्सा है ना। 56 का बेसिन दोस्तों ध्यान रखना 2 जिलों में स्थित है, बांसवाड़ा प्लस प्रतापगढ़ में स्थित है 56 का बेसिन। और 56 के बेसिन की प्रमुख नदी कौन सी है, माही नदी। 56 का बेसिन बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में, अगर दोस्तों 56 की पहाड़ियां पूछे तो दोस्तों बाड़मेर में स्थित है, इस बात में आपको कतई दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगर आपको चंबल बेसिन के बारे में थोड़ी सी मैं बता देता हूँ, चंबल बेसिन की विशेषता क्या क्या है। चंबल बेसिन दोस्तों कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली में पाया जाता है। कितने, 4 जिलों में दोस्तों चंबल बेसिन स्थित है, कोटा, नोट करना, कोटा, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली में। ठीक है, इनमें दोस्तों चंबल बेसिन पाया जाता है हमारे। ठीक है, इसके अलावा देखिए चंबल बेसिन की और क्या क्या विशेषताएं, तो उत्खात इस्तला करते हैं ना, उत्खात इस्तला करती दोस्तों चंबल बेसिन में पाई जाती है, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा अवनालिका अपर्दन है ना, अवनालिका दोस्तों अपर्दन भी चंबल बेसिन की विशेषता है। इसके अलावा बीहड़ भूमि, जो बीहड़ भूमि होती है ये भी दोस्तों कहाँ पर पाई जाती है, चंबल बेसिन में। और डांग क्षेत्र रहता है ना, डांग क्षेत्र, जिसमें दोस्तों डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के 8 जिलों में चल रहा है ना, वो दोस्तों चंबल बेसिन में ही स्थित है, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम दोस्तों ध्यान रखना राजस्थान में 2004-5 में दोस्तों स्टार्ट किया गया था। ठीक है भाई, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के 8 जिलों में संचालित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि दोस्तों अरावली श्रेणी का निम्नतम उच्चतम भाग दोस्तों कहाँ स्थित है। उदयपुर में गोगुंदा से कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच, या दोस्तों हाड़ौती की पठार से कोटा तक, उत्तरी राजस्थान में, या दोस्तों नारगढ़ से जयगढ़ तक। देखिए दोस्तों जो अरावली पर्वतमाला है वो दोस्तों राजस्थान में उसका सबसे उच्चतम हिस्सा है, वो कहाँ स्थित है, तो वो उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में दोस्तों कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य का जो पठारी क्षेत्र है ना, उसे दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, बोराट के पठार के नाम से। तो यही दोस्तों अरावली का उच्चतम भाग है भाई। ठीक है, उत्तर नंबर 1 भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है, उसकी उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला 3 भागों में विभाजित है, उत्तरी अरावली, ये हो गया उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, है ना, और ये होगी दक्षिणी अरावली। तो नोट करना दोस्तों, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 1055 मीटर। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है भाई तारागढ़, ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 873 मीटर। और दोस्तों दक्षिणी अरावली की, जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, वो दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 1722 मीटर। ठीक है भाई, इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, लूणी बेसिन दोस्तों, लूणी बेसिन किस प्रादेशिक भाग का हिस्सा है, मतलब लूणी बेसिन है वो किस प्रादेशिक भौतिक विभाग का दोस्तों भाग है। अरावली पर्वतीय प्रदेश तंत्र का, या दोस्तों मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का, या हाड़ौती पठारी पारिस्थितिक तंत्र का, या पूर्व मैदानी पारिस्थितिक तंत्र का। हमारा देखिए लूणी बेसिन दोस्तों उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मरुस्थल पारिस्थितिक तंत्र का दोस्तों भाग है, क्योंकि लूणी बेसिन दोस्तों पश्चिमी मरुस्थल की प्रमुख नदी है, इस बात का भाई आपको मालूम होना चाहिए लूणी बेसिन। ठीक है, और ये राजस्थान के 6 जिलों में दोस्तों बहती है, इस बात का दोस्तों आपको कौन कौन से 6 जिलों में। देखिए लूणी नदी का उद्गम होता है दोस्तों, लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अजमेर के नागपाड़ से दोस्तों इसका उद्गम होता है। नागपाड़ से दोस्तों ये जाती है कहाँ पर भाई, नागौर में।
नागौर में दोस्तों एंट्री करती है। नागौर से दोस्तों ये जोधपुर में जाती है ना, नागौर से जोधपुर में जाती है और जोधपुर से दोस्तों पाली में जाती है। पाली में दोस्तों इस नदी पर ध्यान रखना, पाली में ये एक नदी है और पाली में दोस्तों लूनी नदी की सहायक नदी है जवाई नदी, जहां पर दोस्तों पाली में जवाई बांध बना हुआ है। इस बात का देखना, जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं जवाई बांध को, है ना। तो पाली से दोस्तों कहां पर एंट्री करती है, जालोर में, जालोर में, और जालोर से दोस्तों एंट्री करती है बाड़मेर में, है ना, बाड़मेर में, बाड़मेर। ये 6 जिले हो गए और बाड़मेर से दोस्तों कच्छ के रण में जाकर गुजरात में समाप्त हो जाती है लूनी नदी। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, हाल गुरु उपाधि दोस्तों धारण करता है। हाल गुरु किसकी उपाधि है, मोकल की, लाखा की, चूड़ा की या कुंभा की। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुंभा की दोस्तों उपाधि है हाल गुरु। इसके अलावा देखिए हाल गुरु के अलावा कुंभा की और कौन कौन सी उपाधि है, तो हाल गुरु हो गई, सेल गुरु हो गई, है ना, छाप गुरु हो गई, छाप गुरु हो गई, और दोस्तों राजगुरु हो गई। ये सब के सब दोस्तों कुंभा की उपाधि है। कुंभा को दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इस बात का ध्यान रखने से हिंदू सुल्तान के नाम से जाना जाता है। हिंदू सुल्तान के नाम से दोस्तों कुंभा को जाना जाता है। और हिंदू पद के नाम से किसे जाना जाता है, हिंदू पद के नाम से, तो दोस्तों हिंदू पद के नाम से जाना जाता है राणा सांगा को। इसमें दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों राणा कुंभा को दोस्तों और किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना स्थापत्य कला का जनक भी दोस्तों इसे कहते हैं राणा कुंभा को, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों राणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य भी कहते हैं। संगीत में दोस्तों इसकी रुचि होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य भी दोस्तों राणा कुंभा को कहते हैं। और दोस्तों कौन से वाद्य यंत्र में इसकी रुचि थी, तो वीणा वाद्य यंत्र में दोस्तों, वीणा बजाने में दोस्तों ये सिद्धस्त था राणा कुंभा, ठीक है। उत्तर नंबर 4 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए राणा कुंभा ने दोस्तों ध्यान रखना कौन कौन से किलों का निर्माण कराया, तो दोस्तों कुंभलगढ़ का निर्माण करवाया, जिसका शिल्पी कौन था, मंडन। कुंभलगढ़ का शिल्पी कौन था, मंडन। इसके अलावा नोट करना राणा कुंभा ने दोस्तों मचान किले का निर्माण कराया, मचान दुर्ग। इसके अलावा दोस्तों एक दुर्ग और है वासंती दुर्ग, है ना। इन सब किलों का निर्माण दोस्तों राणा कुंभा ने ही करवाया है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए राणा कुंभा का पिता कौन था दोस्तों, राणा कुंभा के बाप की बात करें तो दोस्तों इसका बाप था कौन, मोकल। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि ख्याल शैली के गायक व रचनाकार मनरंग दोस्तों किस घराने के प्रवर्तक भाई माने जाते हैं, जयपुर घराने के, मेवाती घराने के, पटियाला घराने के, दोस्तों आगरा घराने के, ठीक है। देखिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई उत्तर नंबर दोस्तों 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जयपुर घराने के क्या है दोस्तों, प्रवर्तक है भाई, ठीक है। जयपुर घराने के ये प्रवर्तक है मनरंग, है ना। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें कि दोस्तों लच्छीराम, है ना, लच्छीराम किस घराने के प्रवर्तक है, लच्छीराम किस ख्याल के प्रवर्तक है, तो कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक है लच्छीराम, है ना। तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, तुर्रा कलंगी ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल, है ना। ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध तुर्रा कलंगी ख्याल, और इसके प्रवर्तक है दोस्तों शाह अली और तुकनगीर, ना, तुकनगीर। ये दोस्तों तुर्रा कलंगी ख्याल के हैं प्रवर्तक है भाई। इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब दोस्तों आपको ध्यान रखना। अगर आपको शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक पूछ ले तो दोस्तों नानूराम दोस्तों शेखावाटी ख्याल के प्रवर्तक है। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। इस क्वेश्चन को उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है BWHW जलवायु में कौन कौन से जिले आते हैं भाई। BWHW प्रकार की जलवायु की बात हो रही है तो दोस्तों इसमें राजस्थान के टोटल 5 जिले आते हैं। कौन कौन से 5 जिले आते हैं दोस्तों, नोट करना। एक तो आता है दोस्तों हनुमानगढ़, है ना, हनुमानगढ़ दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों और कौन सा जिला आता है, गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर, और दोस्तों जैसलमेर, और इसके अलावा चूरू और बीकानेर। ये 5 जिले आते हैं BWHW प्रकार की जलवायु में। कोपेन के अनुसार दोस्तों जलवायु है, इस बात का ध्यान रखना। कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है, तो दोस्तों ध्यान रखना वनस्पति। कोपेन के अनुसार क्या है, वनस्पति दोस्तों इसका क्या है, जलवायु वर्गीकरण का आधार है। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। BWHW प्रकार की जलवायु में जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर आते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आपको ये पूछ ले कि दोस्तों CWG प्रकार की जलवायु में कितने जिले आते हैं, तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में यही जलवायु क्या है दोस्तों, विस्तारित है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। लेकिन एक और है दोस्तों BSHW प्रकार की जलवायु में 7 जिले आते हैं। और दोस्तों नोट करना कौन कौन से जिले आते हैं, नागौर, पाली, जालोर, जोधपुर, सीकर, बाड़मेर और झुंझुनू। ये 7 जिले दोस्तों BSHW प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं। और AW प्रकार की जलवायु आती है, उसमें दोस्तों दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जिले पाए जाते हैं, जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, कोटा, झालावाड़, उदयपुर, ठीक है। ये दोस्तों AW प्रकार की जलवायु में आते हैं। तो इसमें दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा।
ठीक है। यहाँ पर देखिए पचपदरा झील है। पचपदरा झील दोस्तों एक खारे पानी की झील है या मीठे पानी की या दोस्तों मिश्रित पानी की या विशेष पानी की। देखिए पचपदरा झील है वो बाड़मेर में स्थित है, पहली बात तो है ना, और बाड़मेर में है तो दोस्तों एक खारे पानी की झील है। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। देखिए दोस्तों राजस्थान में सब सर्वाधिक है खारे पानी की झील कौन सी है, तो दोस्तों वो सांबर झील है। इस बात का मालूम होना चाहिए, जो जयपुर में स्थापित है सांबर झील। ठीक है, जो देश का दोस्तों कुल 8.7% नमक का उत्पादन करती है सांबर झील, जो राजस्थान के वेटलैंड स्थल में भी शामिल है। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर हम राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलों की बात करें तो दोस्तों आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, आप ये याद रखिएगा, साडी का पल्लू। साडी का पल्लू नोट कीजिएगा दोस्तों, कभी जिंदगी में खारे पानी की झीलों को नहीं भूलोगे। साडी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, है ना, कुत्ता फाड़े रे, ये दोस्तों खारे पानी की झीलों का फॉर्मूला। देखिए सा का मतलब हो गया सांबर झील, डीडवाना झील, कावोद झील, है ना। प का मतलब हो गया पचपदरा झील, लूण करसर झील, लू का मतलब लूण करसर झील हो गया, कू का मतलब कुचामण झील, ता का मतलब ताल छापर झील, फा का मतलब हो गया फलोदी झील, है ना, फाड़े रे, फाड़े, डे का मतलब हो गया डेगाना झील, और रे का मतलब हो गया रेवासा झील, जो दोस्तों हमारे सीकर में स्थित है। और इसी रेवासा गांव में दोस्तों जीण माता का मंदिर है सीकर में। तो ये दोस्तों खारे पानी की झील है रेवासा झील। ठीक है, तो ये हो गई दोस्तों खारे पानी की झील। अगर हम मीठे पानी की झीलों की बात करें दोस्तों, राजस्थान में अगर मीठे पानी की झीलों की बात करें तो दोस्तों सबसे मीठे पानी की झील है राजस्थान में जयसमंद झील। भाई जयसमंद झील दोस्तों, जिसको डेबर झील भी कहते हैं ना, डेबर झील। और इसी डेबर झील के किनारे दोस्तों ध्यान रखना उदयपुर में लसाड़िया का पठार स्थित है ना। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारणवेट के अनुसार DAW जलवायु प्रदेश के अंतर्गत निम्न में से कौन से जिले आते हैं। देखिए दोस्तों थारणवेट के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है, पहली बात तो उसका आधार है वर्षा, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और कोपेन का क्या था, वनस्पति। इसमें देखें है ना, तो इसमें पूछा है DAW प्रकार की जलवायु कौन कौन से जिलों में पाई जाती है। भाई ठीक है, तो DAW प्रकार की जलवायु दोस्तों सिरोही, पाली, अजमेर जिलों में पाई जाती है, मतलब सिरोही, पाली, अजमेर। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों मध्य राजस्थान में पाई जाती है, मध्य राजस्थान के सर्वाधिक जिले आते हैं DAW प्रकार की जलवायु में। ठीक है, अगर दोस्तों आपको पूछे कि CAW प्रकार की जलवायु में कौन से जिले आते हैं, तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के जिले आते हैं। ठीक है ना, अगर दोस्तों आपको पूछे कि DBW प्रकार की जलवायु में कौन से जिले आते हैं, तो उत्तरी राजस्थान आता है DBW में, है ना। और दोस्तों EAD प्रकार की जलवायु में दोस्तों पश्चिमी राजस्थान आता है। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिरोही, पाली, अजमेर। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा EORO एग्जाम के लिए एक रामबाण, एक 24 कैरेट ब्रह्मास्त्र कंटेंट वाला मॉडल पेपर दोस्तों सीधा आपके एग्जाम में छपेगा। इसमें से बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आखिर तक एक रामबाण दोस्तों साबित होगा। इसके लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं किया तो दोस्तों कर लेना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।